Hello everyone, this is Twinkle Soni. Welcomes you back to FIM Adventure, your favorite channel. I hope आप लोग बहुत शेयर कर रहे होंगे हमारे वीडियोस को, बहुत मेहनत से बनाते हैं, ठीक है ना। तो होप करते हैं कि आप लोग पूरा देखें और इससे कुछ सीखें, और सीखने के बाद जो है कमेंट करें। बिल्कुल अच्छा लगा है तो कमेंट करें, कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करें, और कोई डाउट है तो भी कमेंट करें, ठीक है। यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारा जो टॉक शो की सीरीज़ है ना, टॉक शो की सीरीज़ के अगले एपिसोड्स हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्दी प्रीमियर करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोगों को नोटिफिकेशंस आएंगे, हम लोग बताएंगे। शूट्स कंटिन्यू चल ही रहे हैं। एक्चुअली कोविड-19 के कारण कुछ बच्चे हैं जिनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए थोड़े एपिसोड्स डिले हो रहे हैं, बट बहुत सारे एपिसोड्स आप लोगों के लिए हैं, ठीक है। तो बने रहिए FIM के साथ। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पार्ट 6 के अंदर जो पढ़ा था, पार्ट 6 के अंदर मैंने बोर मॉडल स्टार्ट किया था, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है एक बोर मॉडल, ठीक है। तो बोर मॉडल के अंदर हमने रेडियस की कैलकुलेशन या रेडियस की डेरिवेशन लास्ट वीडियो के अंदर कर ली थी, और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं, बहुत ही कम टीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको ऑनलाइन यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस तरह की डेरिवेशंस करवाएंगे या देंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो फॉर्मूलेज रट सकते हैं, दैट कैन बी एन ऑप्शन, बट अगर कभी कोई क्वेश्चन जैसे जेई के अंदर या नीट के अंदर फॉर्मूला बेस्ड आ गया, डेरिवेशन बेस्ड आ गया, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि फॉर्मूले के डेरिवेशन पर बेस्ड है, अगर वैसा आ गया तो फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे सिर्फ फॉर्मूला रट करके। तो इसीलिए मेरा ये इंटेंशन है कि आपसे हर तरह के क्वेश्चन बन जाएं, इसीलिए मैं आपको डेरिवेशंस जो है वो भी करवा रही हूँ। तो रेडियस का डेरिवेशन हम लोगों ने कल कर लिया था, और आज हम लोगों को करना था वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में बातें, ठीक है। अगर समय बचेगा वीडियो के अंदर तो एनर्जी के बारे में भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज एनर्जी के लिए एक सेपरेट वीडियो जो कि कल बताऊँगी, ठीक है। तो फटाफट अभी शुरू करते हैं। यस, हेडिंग डाल देंगे फटाफट से, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर जो कि रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रही हूँ, जिसका रेडियस मैंने कल कैलकुलेट किया था। रेडियस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट नहीं किया था बेटा, रेडियस कैलकुलेट किया था ऑर्बिट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बिल्कुल कैलकुलेट करने वाले हैं। बड़ी गर्मी हो रही है, पता नहीं ऐसी को क्या हो चुका है ना। तो डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी करते हैं यहाँ पर फटाफट से। ये रखा है मेरा न्यूक्लियस, ये रखा है मेरा इलेक्ट्रॉन, अरे भाई ये रखा है मेरा इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट पूरा गोल होगा, ठीक है। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बोर्स का नेक्स्ट पोस्टुलेट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि एंगुलर मोमेंटम वाला, याद करो ज़रा, कल हम लोगों ने बात की थी इसके ऊपर। एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करके बोर ने एक पोस्टुलेट दिया था कि ऑर्बिट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो बोले थे जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π इस कांस्टेंट का, वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा हमारा ऑर्बिट, या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ बोर ने बताई थी, बिल्कुल उसी पोस्टुलेट को यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट mvr इक्वल टू nh/2π हम यूज़ कर लें, ठीक है। सो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा n h/2π और नीचे आ जाएगा mr को मैं नीचे ले आऊँ क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन मुझे चाहिए। अब ये जो रेडियस है ये कोई कांस्टेंट नहीं है, बाकी के नंबर्स, बाकी के वैल्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट हैं, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये जो रेडियस है ये भी कांस्टेंट्स के टर्म में ही आ जाए, क्योंकि रेडियस हमेशा आपको दी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर मैम रेडियस तो आपने कल ही बताई है, हम वैसे रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है, रेडियस कल ही बताइए, आप चाहे तो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो रेडियस जो है मैंने कल कुछ इस तरीके से, आई थिंक ये मार्कर, ये मार्कर जो है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है शायद, तो रेडियस ये वाला चेक करेंगे, इज़ इट ओके?
देख लीजिए, रेडियस इक्वल टू कुछ इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी, ठीक है, जो थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, कुछ ऐसी इक्वेशन थी रेडियस की जो हमने कल डिराइव की थी। इसका ही एक शॉर्ट फॉर्म भी हम लोगों ने कल डिराइव किया था, विच वॉज 0.529 एमस्ट्रॉन्ग n स्क्वायर बाई z। ऐसा कुछ हम लोगों ने इसके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिख करके एक कांस्टेंट क्या बोलते हैं कैलकुलेट कर लिया था और उसको हमने यूज़ किया था हमारे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0.529 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट कई बार ये लोग क्या करते हैं MCQ के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। आपको सीधा फॉर्मूला पूछ लेंगे, ठीक है, और इन सब के टर्म्स में पूछेंगे, कॉन्स्टेंट लेकर नहीं पूछेंगे, कैलकुलेटेड जो शॉर्टकट बताया था उसके टर्म में नहीं पूछेंगे, वो ये n h 4 पाई m z इन सब के टर्म्स में पूछेंगे। तो आपको ये सारे फॉर्मूलेज भी पता होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इसको फटाफट इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो वेलोसिटी क्या आएगा, देखो वेलोसिटी आएगा NH बाई 2 पाई m, r के जगह पर पुट करूँगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है। अब ये m और m कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक h भी और एक n भी, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी जो आएगा यहाँ पे 2 पाई, ये सब ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन NH। इस तरह की इक्वेशन बनती है किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन कई बारी डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 4 ऑप्शन देंगे आपको और बोलेंगे कि बताओ कौन सी करेक्ट इक्वेशन है वेलोसिटी की। सो दिस इज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। कैसे निकाला है, बोर सेकंड पोस्टुलेट को यूज़ करके निकाला है, ठीक है। रेडियस की इक्वेशन उसमें डाल दी और फिर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि कुछ इस तरीके से आई है। अब मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये ऑर्बिट की ये एटम है, x एटम है, उसकी y ऑर्बिट की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की फटाफट निकालो। तो अब आप टेंशन में आ गए कि अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ये कैसा फॉर्मूला दे दिया मैम आपने, इसको हम कब कैलकुलेट करते रहेंगे। तो फिर वही बात आती है कि भाई 2 पाई k e h सब तो कांस्टेंट है, तो ये चीज़ हम फिर कर सकते हैं, जो हमने रेडियस के साथ किया था वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करके एक नया कांस्टेंट बना करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि इतना बड़ा फॉर्मूला बार बार, मतलब फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, पर उनको बार बार कैलकुलेट करने वाली चीज़ से हम बच जाएंगे, टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होगा और न्यूमेरिकल्स जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए फटाफट ये सारी इक्वेशंस, ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ रख देती हूँ। k हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, z तो चेंज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ऑर्बिट नंबर है जो कि क्वेश्चन के साथ चेंज होगा, h इज 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ वैल्यूज़ हमने पुट कर दी और जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2.18 × 10⁻6 पूरा कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट की वैल्यू, z बच जाएगा, n बच जाएगा, यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द एक्चुअली फॉर्मूला, ठीक है। यही वो फॉर्मूला है जो कि आपको यूज़ आने वाला है क्या करने के लिए, यही वो फॉर्मूला है जो कि आपको यूज़ होने वाला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम और उसके किसी भी ऑर्बिट के लिए। वैसे ही रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कल बताया था, फिर से बता देती हूँ, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग इंटू n स्क्वायर बाई z, और ये आता है मीटर में क्योंकि यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग लगा लिया है मैंने। इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया था रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए,
ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिससे मैं वेलोसिटी और रेडियस कैलकुलेट कर सकती हूँ। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस घूमने वाली वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ, और किस ऑर्बिट, किस रेडियस के ऑर्बिट पे घूम रहा है उस रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, अब फटाफट से छोटे छोटे से लल्लू लल्लू से क्वेश्चन लगा लेते हैं। वेलोसिटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर तो कल लगा दिए थे। ठीक है, फिर चलेंगे आगे। सो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप लोग करेंगे सॉल्व। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन। कोई हमारा बेरिलियम आयन है, उसके थर्ड ऑर्बिट में क्या वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो फटाफट से हमें कैलकुलेट करना है। देखेंगे यहाँ पर तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.18 होता है, हाँ बिल्कुल, 18 इंटू 10⁶ Z हो जाएगा बेरिलियम के केस में 4, N हो जाएगा ऑर्बिट नंबर के केस में 3। ठीक है, सो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट विल बी 2.18 इंटू 10⁶ और 4/3 होता है कुछ 1.33। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, देखो 2.18 इंटू 1.33, 8 3 हो जाएगा 24, 3 1 3 हो जाएगा 5, 3 2 हो जाएगा 6, और फिर से आएगा 4 और 5 और 6, और फिर आ जाएगा 1 8 8 1 1 2 4 9 8 5 13 और 1 19 7 और 1 8 और 20 1 2 3 4 2.89 कुछ आ रहा है इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ आ रहा है वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, जहाँ बाकी लोग ये वाले बड़े बड़े फॉर्मूलेज से वैल्यूज़ डाल करके कैलकुलेट करेंगे, टाइम लगेगा, वहीं आप सिंपल वाला फॉर्मूला डाल लो, 2.18 वैल्यू याद रख लो और फिर Z/n से मल्टीप्लाई कर लो और फिर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया। ऐसे ही और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं वेलोसिटी के ऊपर। पहले वो क्वेश्चंस कर लेती हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करती हूँ, है ना। तो ऐसे ही कुछ अच्छे और क्वेश्चंस हम लोग वेलोसिटी के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कल एक हम लोगों ने किया था क्वेश्चन, आप लोगों को याद होगा, रेडियस का हम लोगों ने रेशो लिया हुआ था। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी के रेशो को भी हम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द रेशो ऑफ वेलोसिटी of electron present in, actually electrons होना चाहिए वो, electrons present in third orbit and second orbit of lithium ion। लिथियम आयन के थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी रहेगी, उसके रेशो कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही आयन की बात हो रही है तो Z तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट बोले हैं तो N1 N2 की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, मतलब हो रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब तक तो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और फटाफट इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, देखो ज़रा मैं करती हूँ यहाँ पे कैलकुलेट। वेलोसिटी कौन से ऑर्बिट की निकालना है, थर्ड ऑर्बिट की। ठीक है, वेलोसिटी 3, मैं उसको V3 बोल देती हूँ, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी सेकंड ऑर्बिट को मैं V2 बोल देती हूँ। क्या होने वाला है, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। सो Z फॉर लिथियम इज 3 और N तो थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 डिवाइडेड बाय 2.18 इंटू 10⁶ Z इज अगेन 3 और N इज अगेन 2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी 3 बाई वेलोसिटी 2 विल बी 2:3। सो 2:3 सिंपल फॉर्मूला लगाकर आंसर आएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाकर सिंपल आंसर आएगा, 2:3 रेशो बनेगा, है ना। यहाँ पर Z जो है मेरे कैंसिल हो गए। क्यों Z कैंसिल हो गए, क्योंकि मैंने सेम एटम के
सेम एटम लिया था मैंने, सेम आयन लिया था, लिथियम आयन लिया था, और उसके 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी या रेशो लेना था। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट आयन्स लेती तो z चेंज हो जाता, जो मेरा क्या कहते हैं जो अप्रोच है वो सेम रहता, ठीक है, और यहाँ पे z कैंसिल हो गया तो नॉर्मली फिर z कैंसिल नहीं होता। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पर z चेंज ना हो, कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन उसके ऊपर भी, है ना। देखो फटाफट से इसको हटाती हूँ। आई होप आप लोगों ने वो लिखा होगा, और नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख लें, कॉपी पेन लेके बैठें साथ में और अच्छे से नोट्स बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगेन कैलकुलेट द रेशो ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशो कैलकुलेट करें ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ले लें ऑफ लिथियम आयन, ठीक है। देख रहे हैं आप Li2+ लिख रही हूँ मैं, लिथियम एटम के लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं, लिथियम आयन के लिए बात कर रही हूँ मैं। क्यों लिथियम आयन के लिए बात कर रही हूँ? क्योंकि बोर मॉडल का एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही वैलिड है, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर वैलिड नहीं है। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन और उसके जैसे से मेरा मतलब क्या है? उसके जैसे से मेरा मतलब है एक इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए Li2+ आयन लिख रखा है। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, ठीक है। नाउ इट इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करें, एकदम क्विकली सॉल्व करें, जल्दी से आंसर कमेंट करें। मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, आप लोग पॉज करें, जब तक रेज्यूम करेंगे आंसर जो है आप लोगों के पास रेडी होगा, ठीक है। तो रेशो ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालते हैं अपन Li2+ आयन की अपॉन रेशो ऑफ वेलोसिटी निकालना है Li2+ आयन और बेरिलियम आयन के साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी हो जाएगा फिर 2.18 × 10⁶ Z/n। तो लिथियम के लिए Z हो जाएगा 3 और n हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2.18 × 10⁶, Z अगेन हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। कॉन्स्टेंट विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो रेडियस ऑफ लिथियम अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम विल बी 3/2, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 4 2 जा हो जाएगा 8, 9/8 दिस विल बी द आंसर। आई होप आप लोगों का भी कुछ ऐसे ही आया होगा, 9/8, ठीक है। कुछ इस तरीके से आंसर आया होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 3 3 = 9, 4 2 = 8। सिंपल कैलकुलेशन, लल्लू क्वेश्चन, ठीक है ना। वेलोसिटी के ऊपर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। रेडियस और वेलोसिटी की मदद से हम और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है, वो क्या कहते हैं उसको, टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं यूजिंग दीज बोथ इक्वेशन, रेडियस और वेलोसिटी। टाइम पीरियड देखो कैसे निकाल पाएंगे, फटाफट मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ फिर से। तो हेडिंग डालेंगे तब तक आप लोग हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, हेडिंग डालेंगे फटाफट से, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो अब भाई जो मेरा न्यूक्लियस है उसका एक रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है? देखो ज़रा, न्यूक्लियस के आसपास एक चक्कर काट रहा है, यानी कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है? रेडियस r डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल मत बोलना, r तो ये है, ठीक है, पाप हो जाएगा। जब वो यूं घूम रहा है और एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो वो एक्चुअली कंप्लीट कर रहा है सर्कमफरेंस, ठीक है। क्या कंप्लीट कर पा रहा है वो? सर्कमफरेंस, इतना, यानी 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है? 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। सो देखते हैं हम फटाफट से, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी होती है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम,
अब कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये और वो भी बोलेंगे, भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर मत लगाओ अभी। यहाँ पर सिंपल है कि आप यहाँ पर वेलोसिटी को मैं लिख रही हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो जितना डिस्टेंस घूमने वाला है, कितना डिस्टेंस घूमने वाला है, एक चक्कर काटने वाला है, कितना कवर करेगा, 2πr कवर करेगा। तो वेलोसिटी को मैं लिख सकती हूँ सीधा सीधा 2πr अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी को मैं लिख सकती हूँ 2πr अपॉन टाइम। और टाइम मुझे कैलकुलेट करना था, तो मैं सीधे सीधे टाइम को लिख सकती हूँ, मैं सीधे सीधे टाइम को लिख सकती हूँ 2π, टाइम इधर गया, रेडियस इधर गया, रेडियस को मैं लिख सकती हूँ 0.529 × 10⁻⁻10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n²/z, आप ये रख सकते हो, अपॉन वेलोसिटी इज 2.18 × 10⁻6 और वो क्या था z/n, ठीक है। सो अगर आप देखें तो टाइम कैलकुलेट करते हुए भी आपके पास एक पूरा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट बन चुका है, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट बन चुका है। और कांस्टेंट जो बन चुका है, तो आप चाहो तो मैं आपको उसके वो दे सकती हूँ, क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करके वैल्यू दे सकती हूँ, बट आई थिंक रेडियस अलग से कैलकुलेट करो, वेलोसिटी अलग से कैलकुलेट करो और रेशो ले लो, वो भी आसान होगा। वैसे दे देती हूँ, ठीक है, कांस्टेंट भी दे देती हूँ, कोई नहीं। 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.529 अपॉन 2.18, ठीक है, 10⁻6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा, तो वो -10 -6 हो जाएगा -16, और n हो जाएगा n का स्क्वायर और n का क्यूब अपॉन z, और z हो जाएगा z², ठीक है। सो फटाफट से देखें हम कि इसका क्या वैल्यू आता है। यस कैमरामैन, क्या वैल्यू आता है भाई टाइम का, बोलो बोलो फटाफट से। 3.3, ओके, 3.33 समथिंग डिवाइडेड बाय 2.18 × 10⁻16 n³/z², ठीक है। अब इसको फाइनली कैलकुलेट भी कर दो ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। तो टाइम जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.52 समथिंग आ रहा है, ओके, 1.52 × 10⁻16 n³/z² सेकेंड्स में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होती है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास टाइम के लिए भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। यानी देखो ज़रा कितना जल्दी चक्कर लगाता है यार, 10⁻16 0.000000 16-17 बार लगाने पड़ेंगे, यानी वो इतने छोटे टाइम में इलेक्ट्रॉन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट भी कर लेता है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। सो टाइम जो है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर मैं ये कांस्टेंट को, मोस्टली क्या होता है, टाइम के रेशो के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली टाइम के रेशो के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब रेशो लेंगे तो कांस्टेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल ये कह सकती हूँ कि भाई टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है, किससे प्रोपोर्शनल है, तो टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है n³/z² के। मैं ये कंक्लूजन भी यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है। और अब टाइम पता है, तो भाई टाइम पता है, देखो इसको मिटा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर टाइम पता है तो टाइम का इन्वर्स क्या होता है, टाइम का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कि भाई 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा पाया। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। तो भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, इट इज़ नथिंग बट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड ये पड़ा है हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, देखो जरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/टाइम पीरियड यानी 1.52 × 10⁻16, और ये हो जाएगा n³ और z² चला जाएगा ऊपर। तो ये आया क्या, फ्रीक्वेंसी क्या आया, 1/1.52 × 10⁻16, और ये आया z²/n³। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है z²/n³ से, ठीक है, जबकि टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है n³ से, ठीक है। रेडियस के लिए भी मैं ये बात कर सकती हूँ, ठीक है, रेडियस की भी बात कर सकती हूँ। रेडियस के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि रेडियस 0.529 n² है, तो रेडियस ये प्रोपोर्शनल होता है n² से, जबकि वेलोसिटी ये प्रोपोर्शनल होती है z/n से। जब भी रेशो देंगे तो इन रिलेशंस का आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है ना। जब भी आपको कोई रिलेशन देंगे, क्वेश्चन देंगे, तो इन रिलेशंस का आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और इन रिलेशंस को यूज़ करके आप आगे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, कितना टाइम हो गया कैमरामैन? सॉरी, ओके, ठीक है ना। तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 मिनट का हम पॉज लेंगे और फिर मैं फटाफट इसको मिटा के क्वेश्चंस रेडी करके रखती हूँ ताकि क्वेश्चंस लिखने में आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये रखे हमारे क्वेश्चंस, फटाफट इन्हें करते हैं सॉल्व। ठीक है, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मैं यहाँ पे करूँगी, आप लोग फटाफट क्वेश्चन लिखें, पॉज करें और सॉल्व करें। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले सॉल्व करें, बाद में वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब प्रीमियर खत्म होने के बाद वापस रिवर्स जाएं, बाद में क्वेश्चन लिखें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम जाएगा। उससे पहले मेरे हिसाब से तो आंसर फटाफट से कमेंट करें और कोट करें कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से क्या है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन। ओके, एक चक्कर काटना है। किसको काटना है? इलेक्ट्रॉन को। इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन के अंदर टाइम पीरियड निकालो। तो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन थी हमारी वो क्या आई थी भाई? अभी कुछ आई थी टाइम पीरियड की इक्वेशन, क्या आई थी? 1.33 कुछ आई थी। 1.33 इंटू 10 टू द पावर 16 कुछ आई थी। ठीक है ना, नहीं -16 कुछ आई थी। n³/z² कुछ ऐसे आई थी। ठीक है ना, तो 1.33 आई थी या 1.52 आई थी? 1.52 आई थी। ओके, 10 टू द पावर -16 n³/z² कुछ ऐसा आया था। तो टाइम जो है हम फटाफट इसको ले लेते हैं। क्या आ जाने वाला है? 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 n³ क्या आएगा? तो भाई 2 का क्यूब हो जाएगा 8, z² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 1 जा, 4 2 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3 1, 3.04 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड्स। ऐसा कुछ मेरा टाइम आ रहा है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का ये कांस्टेंट मेरे कैमरामैन ने करेक्ट बताया तो, क्योंकि मैंने उसे कैलकुलेट किया और मैं उसको भूल गई हूँ। ठीक है, सो आप, मेरे पास तो स्कोप नहीं है पीछे जाने का, आपके पास स्कोप है, फटाफट से देखो क्या है ना। तो इस तरीके से 3.04 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड्स कुछ ऐसा आता है ना। n³/z², n³/z² ही आ जाएगा क्या? r/v क्या आता है? टाइम आता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस में आता है रेडियस, रेडियस में आता है n²/z और वेलोसिटी में आता है z/n। तो बिल्कुल n³/z²। देखो ये फ़ायदा होता है आपको क्या याद होने का? इक्वेशन याद होने का। ठीक है, आप अगर कोई इक्वेशन भूल गए हैं तो आप समय पे उसको फिगर आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे n³ और z² को फिगर आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कैलकुलेट द रेशो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेशो निकालना है। ओके भाई साहब, रेशो निकालना है किसका? टाइम पीरियड का। तो रेशो निकालना है तो एक का टाइम डिवाइडेड बाय दूसरे का टाइम करना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम यानी टाइम ऑफ बेरिलियम अपॉन टाइम ऑफ हीलियम, ऐसा निकालना है। तो भाई टाइम में कुछ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 n³ मतलब इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, z²। बेरिलियम का z कितना होता है? बेरिलियम का z होता है 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय अगेन 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 अगेन n³ मतलब 3 का क्यूब 27 बाई z²। z हीलियम का होता है 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। 1 जा 2 जा मर गया, 1 और 2 से मर गया, ये तो मर चुका है पूरा। 2 चला जाएगा ऊपर, इट विल बी 2/27 ऐसा कुछ आ जाएगा शायद से। देख लो क्या आता है, कमेंट करो। टाइम पीरियड ऑफ हीलियम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ बेरिलियम का रेशो कुछ ऐसा आएगा। फ्रीक्वेंसी बोलते तो उल्टा आ जाता है ना। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्या है देखो। कैलकुलेट द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, देखो टाइम जो है प्रोपोर्शनल होता है n³/z² के, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होगी z²/n³ के। ठीक है, किससे प्रोपोर्शनल होगी भाई? z²/n³ के। तो फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि f1/f2 = z1² मल्टीप्लाई बाय n1³ कुछ ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। यानी रेशो निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं, सिर्फ z और n की वैल्यूज़ चाहिए। अब
मुझे कौन है मेरा जो भाई किसका रेशो निकालना है मुझे, देखो तो मुझे फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है उस इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम के 2 ऑर्बिट्स में। एक ऑर्बिट का रेडियस अगर 4r है तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस 16r है। मतलब z मेरे लिए अननोन है, ठीक है। ये एक उसका न्यूक्लियस है, ये एक रेडियस, मतलब ये जो रेडियस है ये 4r है एक ऑर्बिट की, दूसरा ऑर्बिट जो है इसकी रेडियस 16r है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का और इस वाले इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी का रेशो मुझे निकालना है। तो अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए z तो सेम है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए z तो सेम है, क्योंकि सेम ही एटम के अंदर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो z तो कैंसिल हो जाएगा। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी f1/f2 इक्वल टू z1² में z तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n2³, यानी मैं उसको ऐसा लिख देती हूँ ना n2/n1 का क्यूब, सिर्फ ये बचेगा मेरे लिए इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि z तो सेम है। अब n लाए कहाँ से, मुझे तो रेडियस दिया है 4r और 16r, तो क्या रेडियस से n लाना है? हाँ बिल्कुल रेडियस से n लाना है। तो रेडियस से n कैसे आएगा, क्या रेडियस और n का कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल रिलेशन है भाई, रेडियस होता है 0.529 × 10⁻⁻10 n²/z। तो अगर मैं z को हटा दूँ, या ठीक है ले लो, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस प्रोपोर्शनल हो जाएगा n² से। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि r1 और r2 इक्वल टू n1² मल्टीप्लाई बाई z1 ऊपर और z2 ये, तो z तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये रेशो रेडियस के वहाँ पे रख दूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ फटाफट, इसको हटाती हूँ जल्दी से, तब तक आप लोग आंसर निकाल लें क्योंकि मैंने हिंट तो पूरा दे दिया है आप लोगों को, ठीक है। सो रेडियस हो जाएगा r1/r2, तो r1 मुझे कितना दिया, r1 मुझे दिया है 4r, r2 मुझे दिया है 16r, इक्वल टू क्या है, तो भाई n1/n2 का स्क्वायर है, r कैंसिल, 4 1 4 4 16 1/4 इक्वल टू, इसको रूट ले लूँ अगर, तो ये हो जाएगा n1/n2। देयरफॉर देखो जरा n1/n2 क्या आएगा, वो आएगा 1/2। अब n1/n2 पता लग गया है, तो अगर मैं उसको सीधा फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले पे डाल दूँ तो मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी का रेशो, ठीक है। तो देखेंगे ज़रा, देयरफॉर f1/f2 विल बी क्या है, देखो जरा n2/n1 का क्यूब, ध्यान देना। तो n1/n2 1/2 है, तो n2/n1 हो जाएगा 2/1 का क्यूब, 2 का क्यूब आ जाएगा तुम्हारा 8, तो इट विल बी 8/1, 8/1 इज़ द आंसर, 8/1 इज़ द आंसर। आई होप क्लियरली समझ में आई होगी चीज़ें, बहुत ही आसान था। रेडियस रेशो दिया था, रेडियस रेशो से मैंने n का रेशो यानी ऑर्बिट नंबर का रेशो निकाल लिया, ऑर्बिट नंबर के रेशो से मैंने फ्रीक्वेंसी का रेशो निकाल लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। टाइम पीरियड का रेशो निकाल लिया, वेलोसिटी वाला बता दिया, रेडियस वाला बता दिया। अब टाइम कितना हो गया है भाई कैमरामैन? ओके, तो काफ़ी समय हमारे पास बचा है ना, तो हम लोग फटाफट एक काम करते हैं, एनर्जी रिलेटेड कैलकुलेशंस भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, है ना। एनर्जी वाली डेरिवेशन भी कर लेते हैं और फिर एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट से, हेडिंग डालेंगे, इससे मिटाती हूँ मैं यहाँ पे। कैमरामैन चाहे तो पॉज कर दे वीडियो, तो करते हैं फटाफट से एनर्जी का डेरिवेशन, है ना। एनर्जी किसकी निकाल रही हूँ मैं, मेरी एनर्जी यहाँ कम हो चुकी है, ठीक है, लंच किया नहीं है इसीलिए। तो खैर तुम लोग एक काम करो, एनर्जी बढ़ाते हैं अपन। किसकी एनर्जी बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं कि क्या आने वाला है, ठीक है, कैसी इक्वेशन बनती है एनर्जी की और कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। दिस पार्ट अगेन एनर्जी वाला पार्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बोर्ड मॉडल से आने हैं तो वो यहीं से आते हैं, एनर्जी वाले पार्ट से। और यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स और तुम्हें ये बताऊंगी, तरीके बताऊंगी, शॉर्टकट्स बताऊंगी कि बहुत फास्ट तुम्हारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तुम्हें बिल्कुल भी लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि तुम बहुत आसानी से कर पाओगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करेंगे जो कि बोर मॉडल, इसका अगला टॉपिक स्पेक्ट्रम और उसका अगला टॉपिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। ये तीनों को मर्ज करके, मिक्स करके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहना, आगे के 2-3 वीडियोज़ बहुत अच्छे से देखना और इस वीडियो से सारा कुछ रिलेट करना, बहुत मज़ा
मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ है मेरा, तो ये है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो कि यहाँ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये लाइट तो नहीं हुआ है भाई, पेन विजिबिलिटी सही है ना। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, लगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फेड हो गया है। थैंक यू सो मच। तो अब भाई ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, यानी कौन सी एनर्जी निकालनी है, तो मुझे निकालनी है टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी बेसिकली जब भी कोई चीज़ मोशन कर रही है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, मास भी है, वेलोसिटी है, तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों आर डिस्टेंस दूर है। बताया था क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R, ऐसे कुछ तो भी होती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास बेसिकली दोनों एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो इन दोनों का सम होगा टोटल एनर्जी, जो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी तो मैं आप लोगों को बता चुकी थी, Q1 Q2 अपॉन R, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। Q1 अगर मैं देखूँ वहाँ पर Q1 क्या हो जाएगा, तो Q1 जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, जो कि होता है Ze। कल ही समझाया था कि Ze हम क्यों लेते हैं, एक प्रोटॉन का चार्ज अगर E है तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन का चार्ज हम Ze ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से Q1 का चार्ज जो कि मैंने ले लिया है Ze, जो कि प्रोटॉन का चार्ज है, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, -E लेंगे डिवाइडेड बाय R। अब मैं -E क्यों लिया आपने, तो बेटा जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम दो ऑपोजिट चार्जेस सिस्टम की देखते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव में होती है। क्यों नेगेटिव में होती है, देखो बताती हूँ, इक्वेशन लिख लेने दो फिर समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकती हूँ -KZe²/R, ठीक है। अब ये माइनस साइन का क्या है सिग्निफिकेंस, तो भाई देखो R, जैसे जैसे चार्जेस पास आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे जैसे ये लोग पास आएंगे, ठीक है, R जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस होगी। तो अगर R रिड्यूस होगी तो अगर मैं नेगेटिव नहीं रखूँ यहाँ पर, और अगर R रिड्यूस हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। पर वहीं अगर दोनों ऑपोजिटली चार्ज है और आप उन्हें पास ला रहे हो, तो क्या उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नहीं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्यों, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। भाई दो मैग्नेट्स हैं, पास लाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो R कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। बट रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी का है, इसीलिए भी यहाँ नेगेटिव लगाया जाता है कि भाई हाँ, मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है किसमें, नेगेटिव में, यानी एक्चुअली क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जब भी मैं दो ऑपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए लिखती हूँ तो मैं उसमें नेगेटिव लगाती हूँ, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को तो पुट दो इक्वेशन 1 में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, दुनिया को पता है। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², ठीक है। पर यहाँ पर एक झोल है। अब आप बोलोगे मैम ये दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, रख दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो सिस्टम है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जूल सिस्टम में दिख रही है, जबकि यहाँ पर ये KZ, ये इनकी जो वैल्यू होती है, यहाँ से ये देखो E वगैरह आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिस्टम में मेरे को मिलने वाली है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली ये दोनों अभी सेम यूनिट सिस्टम में प्रेजेंट ना होने के कारण ऐड नहीं किए जा सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे जुगाड़ करने पड़ेंगे कि या तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जैसी दिखने लग जाए भाई फॉर्मूले में, ठीक है, या तो पोटेंशियल को मैं जूल सिस्टम में ले आऊँ। तो मैं एक काम करती हूँ, काइनेटिक को इस सिस्टम में लाना, KZ वाले सिस्टम में लाना ज़्यादा आसान है, तो मैं वो करती हूँ, ठीक है। कैसे ला पाऊँगी, तो भाई कल ही बताया था, देखो ज़रा, इसके दो फोर्सेस, एक रेडियली इनवर्ड और एक रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, उसको बैलेंस कर देते हैं, उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर काइनेटिक एनर्जी मैं ये कह सकती हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो होता है mv²/r, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है KZe और E/r²। अब मैम यहाँ तो आपने माइनस नहीं लिखा, फोर्स नेगेटिव में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो
यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा mv² इक्वल टू kZe²/r। अब आप देख पाएंगे अगर मैं इसमें हाफ लगा दूँ, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय 1/2, ठीक है। सो ये बन जाएगा हाफ mv² इक्वल टू हाफ kZe²/r। सो ये हो जाएगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ kZe²/r। ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ही मेरे पास, क्या है, -kZe²/r। ये दोनों को अगर मैं पुट कर देती हूँ, कहाँ पुट कर दूँ, ये दोनों को पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 यानी टोटल एनर्जी की इक्वेशन में, आई विल गेट माई टोटल एनर्जी इक्वेशन। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देखो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, -kZe²/r प्लस हाफ ऑफ kZe²/r, ठीक है। अब क्या कर सकती हूँ मैं, देखो ज़रा इसको यहाँ से पहले फटाफट से डिवाइड कर लेती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ, है ना। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा, मैं kZe²/r को कॉमन निकाल लेती हूँ, -1 प्लस हाफ हो जाएगा वो। सो इट विल बी -½ ऑफ kZe²/r। नाउ दिस इज़ आवर टोटल एनर्जी का इक्वेशन। फटाफट से मैं इन्हें नंबर दे देती हूँ, इसे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। अब मैम क्या ये भी रटना पड़ेगा? ओ माय गॉड, कितना ही घटिया है वो, ये भी रटना पड़ेगा। देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है हाफ kZe²/r होती है, ठीक है। काइनेटिक, सॉरी पोटेंशियल हाफ नहीं होती, -kZe²/r होती है। काइनेटिक हाफ हो जाएगी और टोटल -½ हो जाएगी, ठीक है ना। सो kZe²/r अगर आप याद रख लेते हो तो ये चीज़ें याद रखनी आसान होगी। नहीं तो एक्चुअली इन तीनों के बीच रिलेशन पूछा जाता है, तो वो क्या रिलेशन है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। और टोटल एनर्जी की इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, उसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। पहले रिलेशन बता देती हूँ कि क्या रिलेशन है टोटल, काइनेटिक और पोटेंशियल में। तो देखो ज़रा, ये 3 इक्वेशंस को यूज़ करके मैं बताऊँगी रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज हाफ kZe²। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं ये माइनस साइन हटा दूँ तो हाफ ऑफ kZe²/r क्या दिख रहा है, काइनेटिक दिख रहा है। तो बिल्कुल लगा दो वहाँ पर। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि भाई टोटल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं अगर मैं ये हाफ हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं ये हाफ हटा दूँ तो यहाँ पे क्या दिखेगा, नेगेटिव ऑफ kZe²/r। एंड नेगेटिव ऑफ kZe²/r इज व्हाट, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि भाई टोटल एनर्जी जो है इट इज़ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आई कैन से दिस। अच्छा, अब देखो टोटल का काइनेटिक के साथ रिलेशन मिल गया, टोटल का पोटेंशियल के साथ मिल गया। तो अगर LHS इक्वल टू RHS कर दूं, ठीक है, देखो ना TET एक जगह सेम है तो वो वैसे रिलेट हो जाएगा, KE और PE रिलेट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आई कैन ऑल्सो से दिस। मेरे हिसाब से तो अगर ये रिलेशन पता है, ठीक है, और ये रिलेशन पता है तो दूसरा तीसरा वाला तो निकाल ही सकते हो, समझ में आ रहा है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पता है तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से, जो कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले मैं वीडियो नंबर 4 से 5 3rd से आई थिंक बताते आ रही हूँ, ठीक है, तो अब तक तो रटी जानी चाहिए। तो अगर ये पता है तो फिर बहुत ही आसानी से टोटल एनर्जी निकाला जा सकता है, और टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है। और ये रिलेशंस इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस में, अब जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बहुत जगह पर देखो हमें कैलकुलेट जो करनी होती है वो टोटल एनर्जी है, पर बहुत जगह पर वो आपको डायरेक्टली टोटल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो आपको पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन देते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको टोटल एनर्जी समझ में आनी चाहिए। आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताते हैं और आपसे कैलकुलेशन टोटल एनर्जी की करवाते हैं। वो आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें। तो इसीलिए ये 3 रिलेशंस पता होने बहुत ज़रूरी हैं। टोटल एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
total energy is half of potential energy and kinetic energy is minus half of potential energy. पहले दो तो एटलीस्ट मैंडेटरी है. Total energy is negative of kinetic energy, total energy is half of potential energy. क्या कह रही हूँ? Total energy is negative of kinetic and half of potential. It is very important. अब टोटल एनर्जी की इक्वेशन में आप देखोगे नीचे नीचे मुझे आ रहा है आर, वेलोसिटी में भी आर आया था, तो मैंने क्या किया था, उस आर को मॉडिफाई किया था, ठीक है ना, उस आर को मॉडिफाई किया था क्योंकि आर मुझे दिया नहीं होता है, तो आर की मेरी इक्वेशन जो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर वाली वो मैंने पुट कर दी थी. मैं बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी करूँगी, ठीक है. तो देखते हैं ज़रा इसको, इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं क्या होगा. पुटिंग the value of R in equation number 4, तो देखेंगे क्या है. टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर. आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है. तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई. अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. 2 1 सा कट गया 2 2 से, ठीक है. एच स्क्वायर कहीं से कुछ नहीं कट रहा आई थिंक, सो माइनस ऑफ के और के हो गया के स्क्वायर, तो 2 लिख देते हैं. 2 के स्क्वायर पाई स्क्वायर एम बिल्कुल, और जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 हो गया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. इक्वेशन ओ यहाँ तो अंडू भी नहीं कर सकते यार. एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना. तो ये इक्वेशन जो है याद रखें. इक्वेशन याद इसीलिए रखें क्योंकि जेई के अंदर पूछी जा चुकी है. 4 ऑप्शन देंगे, अलग अलग इक्वेशन देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट. हाँ, अगर क्वेश्चन करने हैं तो इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है. क्यों? क्योंकि फिर मैं कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दूंगी और फिर कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करके मैं एक नया कांस्टेंट आपको जन्म दे दूंगी, ठीक है ना. मतलब क्या कहते हैं उसको, पैदा करके दे दूंगी. क्या? कांस्टेंट, ठीक है ना. एक नया कांस्टेंट कैलकुलेट करके दे दूंगी भाई. तो नया कांस्टेंट कैलकुलेट करके दे दूंगी तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी ये इतने गंदे गंदे कांस्टेंट्स को बार बार कैलकुलेट करने की, ठीक है. अब एनर्जी है तो एनर्जी के कई सारे यूनिट सिस्टम्स भी होंगे. पढ़ा है हमने पिछले वीडियोज़ में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है. तो खैर जूल से कैलोरी जाना तो आप लोगों को आता ही होगा. यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल वाली बात बता देती हूँ. अगर टोटल एनर्जी को मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो इन सब का, ठीक है, जो आता है वैल्यू वो आता है -13.6 और ये बचेगा मेरा जेड स्क्वायर और यहाँ पे आया एन स्क्वायर. जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एनर्जी जो है इट इज़ -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है. और वहीं अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं जूल के अंदर तो आप सीधा सीधा इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी को. यहाँ पे आ जाएगा -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. देखेंगे फटाफट क्या आता है. आई थिंक 21 पॉइंट समथिंग आता है, 21.36 कुछ आता है, सॉरी 21 पॉइंट, ओके. तो -21.76 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. दिस इज जूल पर एटम, ठीक है. ये जूल में है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन जूल. कैलोरी में करना है तो डिवाइड करो 4.2 से और उसको वही जो भी करना है आपको कैलोरी वैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. तो इस तरीके से ये इक्वेशंस थी टोटल एनर्जी की जो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर. अब देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं इनमें, फिर कुछ टास्क भी मैं आप लोगों को दूंगी, है ना. अब टोटल एनर्जी जैसे मुझे कैलकुलेट करना होगा तो फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं. पहले आप लोग फटाक से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर इसको 50 मिनट्स ना, ओके. देखते हैं ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएगी. तो फिर एक काम करते हैं, इसको फटाफट से यहाँ पे रब करते हैं और क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है. रब करने का टाइम बचाएंगे
और कैमरामैन पॉज करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है ना। मैंने लिख रखा है कि टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन की। कहाँ पर कैलकुलेट करना है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। अब आप बोलोगे क्या मैम कितने लल्लू क्वेश्चन करा रहे हो आप। भाई ये जो क्वेश्चंस हैं जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इनसे एक चीज़ निकल के आने वाली है, इनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आने वाली है, मज़ा आएगा तुम लोगों को, है ना। और वो ऐसी चीज़ है जो कि आगे तुम्हें बहुत बड़े बड़े डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इन्हें सॉल्व करना, है ना। लिखती हूँ मैं फटाफट से सोल्यूशन। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी निकालनी है। अच्छा, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट। जब तक हमें बोलेगा नहीं कि किसी और यूनिट सिस्टम में निकालना है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो टोटल एनर्जी आ चुका है -13.6 Z² बाई n²। सो यहाँ पे Z भी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, n² भी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सो इट विल बी टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी है? तो ये हाइड्रोजन के फर्स्ट एटम की है, ठीक है। हाइड्रोजन के फर्स्ट एटम की नहीं, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आगे चलूँ, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालूँ, तो देखो जरा क्या हो जाएगा। टोटल एनर्जी इज -13.6 Z² by n², Z² is again 1, n² is 2 का स्क्वायर, that is 4, -13.6 by 4। आप लोग कैलकुलेट करते रहोगे फटाफट, मैं बता देती हूँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। मैम आपको कैसे पता चल गया? रटेला है मेरे को, तुमको भी रटने का है, बहुत काम का है, बताती हूँ, ठीक है। ये है किसकी? तो ये है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट निकाल लोगे, थर्ड ऑर्बिट भी आ जाएगी, है ना। वैसे ही अगर मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूं तो वो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे निकालना है एनर्जी किसकी? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन विच इज -13.6 फर्स्ट ऑर्बिट, n² हो जाएगा फर्स्ट। हीलियम नहीं सॉरी हीलियम आयन फर्स्ट ऑर्बिट तो n² हो जाएगा फर्स्ट। हीलियम आयन के लिए Z हो जाएगा 2, तो Z² by n² that is -13.6 Z² that is 4, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन की बात करूँ तो देखो अब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। टोटल एनर्जी विल बी -13.6 सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन Z² विच इज़ 2 का स्क्वायर, और सेकेंड ऑर्बिट इज़ अगेन 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम कैंसिल कर दो इसको, है ना, ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं है। पर मैं जो बताना चाह रही थी वो ये था, कैंसिल कर दोगे 13.6 आंसर आ जाएगा। मैं जो बताना चाह रही थी वो ये था कि अगर आप इसे देखें, ठीक है, इसे देखें तो इस कैलकुलेशन को मैंने कहीं कर रखा है। मैंने कहाँ कर रखा है? देखो ये पे, यहाँ पे मैंने कर रखा है इसको। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैंने इसे कर रखा है, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए मैंने इसे कर रखा है। तो मैं ऐसा भी कर सकती थी कि हाइड्रोजन की सेकेंड मल्टीप्लाई बाय Z², मैं ये भी कर सकती थी, ठीक है। खैर यहाँ तो काटना ज़्यादा आसान होता, वैसे ही अगर यहाँ पर बताऊँ, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट निकालना है तो देखो ये जरा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी तो है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय Z² ही तो कर दिया, समझ पा रहे हो। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय Z², यहाँ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय Z²। वैसे ही नेक्स्ट करके देखते हैं, देखो फिफ्थ वाला करके देखते हैं, ज़्यादा और कुछ समझ में आए चीज़ें तुम्हें। तो फिफ्थ में क्या निकालना है? फिफ्थ में मुझे निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट, किसके लिए? लिथियम आयन के लिए, ठीक है। सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? -13.6 n² बाई Z², यानी फर्स्ट ऑर्बिट नहीं n² बाई Z² नहीं, Z² बाई n², यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, यानी वही हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय Z², यानी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9 -122 पॉइंट कुछ 6 आता है शायद, चेक कर लेंगे, है ना। तो वैसे ही अब अगर ये बताऊं सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन में भी देखो हम क्या कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, सेकेंड ऑर्बिट Z है बेरिलियम आयन,
तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 Z² दैट इज 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर आप देखें तो आपने ये फिर हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट कर रखी है, हाइड्रोजन के लिए वो रेशो कैलकुलेट कर रखा है आपने, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय Z² कर सकते हैं, हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय Z², जो कि आ जाएगी हाँ कितना 48 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 16 3 16 3.4 48 54, हाँ बिल्कुल सही, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में कुछ ऐसी आनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जो मेरा इन क्वेश्चन से था वो ये था कि अगर आपको हाइड्रोजन के सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी लर्न है तो आप किसी भी एटम की एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको Z² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो करके देखते हैं, हाइड्रोजन के सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी अगर आपको लर्न है तो, ठीक है, हाइड्रोजन के सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकालना बहुत आसान, फटाफट से निकालेंगे। देखो पहले दो तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के इन सारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकालेंगे, फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। ये है मेरा फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये मेरा सेकंड एनर्जी लेवल, ये मेरा थर्ड एनर्जी लेवल, मेरा नहीं हाइड्रोजन का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, और ये बहुत ऊपर कहीं इन्फिनिटी, इस बेचारे की एनर्जी 0 है ना। अब फर्स्ट की एनर्जी निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी, कितनी आई थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए बात हो रही है, हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, ठीक है। सेकंड के लिए निकाली थी, हाँ बिल्कुल निकाली थी, कितनी आई थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए निकाली थी, हाँ आपने निकाली होगी, मैंने नहीं निकाली, मुझे याद है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ के लिए निकालोगे आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ के लिए निकालोगे आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिक्स्थ के लिए आएगा 0.37 या 38, देख लेना कुछ ऐसा ही आता है, ठीक है ना, 37 या 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने हाइड्रोजन की सारी एनर्जी लेवल्स 6वें तक मोस्टली जो कि यूज़ आती है, मैंने क्या कर रखी है, मैंने रट रखी है, ठीक है। अब मुझे कोई बोले ना कि मैम बेरिलियम के थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी बताओ, बेरिलियम के थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी बताओ, मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा हाइड्रोजन की थर्ड को बेरिलियम के Z² से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोजन की थर्ड एनर्जी लेवल को बेरिलियम के Z² से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो E3 ऑफ बेरिलियम क्या होगी, तो भाई सीधी सी बात है, E3 ऑफ बेरिलियम जो होगी वो होगी E3 ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय बेरिलियम का Z²। E3 ऑफ हाइड्रोजन कितना, 1.51 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा, देखो जरा, 1.51 मल्टीप्लाई बाय 16 3/2 8 से कट गया, 8 3 24 के आसपास कुछ आ जाएगा। E3 ऑफ बेरिलियम मिल गया, 24 के आसपास कुछ आ जाएगा, तो एग्जैक्टली 24.16। आहा होशियार हो गई मैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से, वैसे ही अगर मुझे कोई रैंडमली बोल दे मैम 5वां एनर्जी लेवल बताओ कार्बन का क्या होगा, ठीक है, लो बता देते हैं भाई, E5 बता देते हैं, किसका, कार्बन C5 पॉजिटिव का बता देते हैं क्या होगा। तो ठीक है, E5 ऑफ कार्बन हो जाएगा मेरा E5 ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कार्बन का Z²। कार्बन का Z होता है कितना होता है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और E5 ऑफ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ से निकालो फटाफट, कितना है, -0.54 इंटू 36 0.5 18 17 16 के आसपास आएगा, 19, ओके -19.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E5 ऑफ कार्बन। अच्छा अभी अगर
आप लोगों को ये नहीं बताया जाता। ये हाइड्रोजन वाला कितना मज़ा आ रहा है, देखो मस्त वहाँ से वैल्यू यहाँ चेप रहे हैं, हम सिर्फ जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब आ रहा है, हम मस्त खुश हैं हम, ठीक है। अभी अगर ये नहीं बताया होता तो आप पता है क्या कर रहे होते, आप इसको, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते पता है, आप इसको करते -13.6 n स्क्वायर 25 बाई जेड स्क्वायर, नहीं सॉरी जेड स्क्वायर 36 बाई 25। आप तो इसी में कैलकुलेट करने में ही 2-3 मिनट का समय वेस्ट कर देते और फिर इसको मल्टीप्लाई करने में कुछ सेकंड्स का वेस्ट कर देते। जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने हार्डली 10 सेकंड में कर लिया, वो क्वेश्चन को आप 1.5-2 मिनट वेस्ट कर देते। सोचो कितना टाइम सेविंग ट्रिक है, कितना टाइम सेविंग ट्रिक है। सीधा सीधा हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स लर्न करो, किसी के भी एनर्जी लेवल निकालने हैं, मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर करो, यू विल गेट द आंसर। अरे समझता है। कितने मिनट हो गए भाई कैमरामैन? ओके, तो इस तरीके से हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स मैंने यहाँ निकाल रखे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ, वो फटाफट टास्क आपको कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट करना है। आपको कैलकुलेट करना है सारे के सारे n = 1 2 3 4 5 6 तक के एनर्जी लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट, देखो लिख रही हूँ, द एनर्जीज ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन। अगले क्लास में आते ही सबसे पहले ये लिखूंगी इनके वैल्यूज़ और हाइड्रोजन के रिलेशन बताऊंगी उनके साथ क्या है, और ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बताऊंगी अगले वीडियो में, और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगी एनर्जी के ऊपर। मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अगला वीडियो ज़रूर देखना, पर अगला वीडियो देखने के लिए ये वीडियो पूरा देखना, अच्छे से देखना, बहुत ज़रूरी है। पसंद आए नहीं आए व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और थैंक यू सो मच।